ये कहानी है केया की, जो बचपन से ही विदेश जाना चाहती थी। वो हर सुबह इसी सोच के साथ उठती कि आज ऐसा क्या किया जाए कि फॉरेन जाना संभव हो पाए। हर रोज की तरह केया सुबह सुबह अपने पापा मम्मी के साथ लिविंग रूम में बैठकर टीवी देख रही थी। हॉलीवुड पिक्चर देखते देखते केया अपने पापा से कहती है, देख रहे ना पापा, बर्फ, कितनी सारी बर्फ है। यहाँ कहाँ देखने मिलती है बर्फ, और वहां तो सोचना ही नहीं पड़ता, चारों तरफ सफेदी की चादर बिखरी मिलती है। क्या मजा है उस लाइफ में। अरे क्यों चिंता करती है बेटी, तू भी एक दिन जरूर विदेश जाएगी। मैं कहाँ से जाऊंगी विदेश मम्मी, पैसे रखे हैं क्या मेरे पास? वो तो पापा चाहे तभी हो सकता है। पापा एक ट्रिप करवा दो ना लंदन की। हाँ हाँ, क्यों नहीं करवाएंगे तेरे पापा, तेरे अलावा इनके आगे पीछे है ही कौन। ये सब फिजूल की बातें बेटो। पैसे है इसका मतलब ये नहीं कि एक ट्रिप करके आओ और सारे पैसे को आग लगा दो। एमबीए कर लो, काबिल बनो तो विदेश से खुद लोग तुम्हें नौकरी देने बुलाने आएंगे। और ये कहकर पंकज काम के लिए निकल जाता है। ये लो, इनका तो हमेशा का यही है। ऐसा मैं क्या करूं मम्मी कि विदेश से लोग मुझे बुलाए। अरे भाई मुझे नहीं करनी पढ़ाई, मुझसे नहीं होती ना, पर पापा समझते नहीं। फॉरेन जाऊं कैसे? कोई लड़का भी मिलता है तो नकारा मेरे ही पैसों से अपने खर्चे चलाना चाहता है। मम्मी आप ही बताओ ना मुझे, क्या करूं मैं? तेरे बाप का ना तू रहने दे, शुरू से ही उन्हें यही समझ में आता है, सुबह 9 से रात 9 बजे तक की नौकरी, जो मिले खाओ और शांति से रहो। इसलिए तो आज तक हमारे पास बस एक फ्लैट और एक गाड़ी है। यही अगर ये बड़े सपने देखने वालों में से होते ना, तो न जाने क्या क्या होता हमारे पास। पर मेरी फूटी किस्मत, मुझे तो खुद अपने हनीमून पर फॉरेन जाना था बेटा, पर उस वक्त भी तेरे पापा नहीं माने और मुझे एक जगराते में अपने गांव ले गए। तो क्या मैं कभी भी फॉरेन नहीं जा पाऊंगी? मैं नहीं गई तो क्या, तू तो जरूर जाएगी मेरी बिटिया। शादी कर ले ऐसे लड़के से जो कहीं विदेश में नौकरी करता हो। अरे भाई, अब जो लड़का विदेश में रहेगा वो अपनी पत्नी को भी अपने साथ विदेश में ही रखेगा ना। रानियों की भी रानी है, मेरी मम्मी सबसे सियानी है। मम्मी आपने मेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी, मैंने तो ऐसे सोचा ही नहीं था। और नहीं तो क्या, सियानी तो बेटा बहुत ही थी मैं, लेकिन इस घर में आकर ना सारी सियान पत्ती को जंग लग गई। बाहर रहेगी तो जो पहनना है पहनेगी, कोई रोकने टोकने वाला नहीं होगा। मैं तो अपनी जिंदगी नहीं जी पाई बेटा, पर तुझे तो ऐसा घर ढूंढ कर दूंगी जहां तू अपने हिसाब से रह सके। और क्या था, अगले ही दिन से प्रीति केया के लिए लड़का देखना शुरू कर देती है। केया भी मैट्रिमोनियल साइट पर अपना अकाउंट बना लेती है, जिसमें अपने बायो में वो खास तौर पर फॉरेन प्रेफरेंस मेंशन कर देती। और एक मैट्रिमोनियल साइट पर एक लड़के का अकाउंट उसकी पसंद से बिल्कुल मैच होता दिखाई पड़ता है। दोनों परिवार में बात हो जाती है और लड़के वाले रिया को देखने उसके घर पहुंच जाते हैं। मानना पड़ेगा, बड़े अलग सोच की है आपकी बेटी प्रीति जी। मेरा बेटा तो सालों से ऐसी ही लड़की की तलाश में था। अरे भाई, यही तो होती है इंडिपेंडेंट लड़की की सोच। क्या रियली सचिन? ओह माय गॉड सचिन, मुझे बिना तुम्हारे जैसे ही लड़की की तलाश थी। तो तुम कब शिफ्ट हो रहे हो अब्रॉड? जब तुम कहो। पहले ये भी तो देखना पड़ेगा ना कि किस देश में हो तुम, कैसा काम है तुम्हारा, उसी हिसाब से मैं भी वहाँ काम ढूंढ लूंगा। क्या बेटा, हम समझे नहीं, विदेश में तो तुम शिफ्ट होने वाले हो ना? क्या बहन जी, आप भी क्या मजाक कर रही हैं? आपकी बेटी ने अपनी प्रोफाइल में लिख तो रखा है फॉरेन प्रेफरेंस, मतलब वही कि वो फॉरेन में रहती है। यही बताया था ना बेटा तूने? हाँ हाँ मम्मी, वही लिखा था। और आंटी प्लीज आप ना मजाक मत कीजिए। तुम विदेश में ही रहती हो ना रिया? मुझे बचपन से ही फॉरेन जाना था। तुम प्लीज मुझे अपने साथ ले चलो, वहाँ मैं तुम्हारे लिए बर्तन धो दूंगा, झाड़ू पोछा जो तुम बोलो सब कर दूंगा। मुझे विदेश जाने का बड़ा शौक है, हमेशा चाहता था मुझे कोई ऐसी लड़की मिले जो अपने साथ मुझे फॉरेन ले जाए। प्लीज केया प्लीज। केया और प्रीति एक दूसरे का चेहरा देखते रह जाती हैं। रिया, पहले तो तू अपनी प्रोफाइल में साफ साफ लिख कि तुझे वही लड़का चाहिए जो विदेश में रहता हो। ज्यादा अंग्रेज की औलाद मत बन। अभी विदेश नहीं गई तू, देख लिया क्या लफड़ा हो गया। नहीं बहन जी, हमें माफ कीजिए, ये रिश्ता नहीं हो पाएगा, नमस्ते। इसके बाद केया अपने प्रोफाइल में चेंजेस कर देती है और फिर से दोनों माँ बेटे मिलकर एक नए रिश्ते की तलाश में लग जाती हैं। पर केया को अपने हिसाब का लड़का मिल ही नहीं रहा था।
इसी तरह कई महीने बीत जाते हैं और फिर जाकर केया को मिलता है वो लड़का जिसकी उसे तलाश थी। मोहित का यूएस में खुद का बिजनेस था और ये जानती ही प्रीति खुद लड़के वालों के घर अपनी बेटी का रिश्ता लेकर पहुंच जाती है। तो क्या करती हो किया तुम? आई एम अ ग्रेजुएट। बस ग्रेजुएट? तो तुम्हारे फ्यूचर को लेकर क्या सपना है? आई वॉन्ट टू एंजॉय लाइफ। माफ करिए आंटी जी, मेरी तरफ से तो ना है। मुझे ऐसी लड़की चाहिए जो खुद कुछ करना चाहती हो, वो नहीं कि विदेश में सिर्फ लाइफ एंजॉय करने के लिए जाना चाहती हो। ऐसी लड़की चाहिए होती तो मैंने कब की शादी कर ली होती। बुरा ना लगे तो एक बात कहना चाहूँगा आंटी जी, आप अपने बेटी के लिए एक अच्छे लड़के की तलाश में नहीं है, आपको एक ऐसे लड़के की तलाश है जिसकी पीठ पर बैठकर आपकी बेटी विदेश जा सके और उसके पैसे से अपनी जिंदगी जी सके। और फिर से किया का रिश्ता होते होते टूट जाता है। इसी तरह दिन बीत जाते हैं। 3 साल की खोज के बाद किया को वो लड़का नहीं मिलता जो उसे फॉरेन ले जा सके। अब और कितना देर करेगी बेटा? अब और कितने लड़के छांटे? कुछ दिनों में तेरे चेहरे पर झुर्रियाँ आ जाएगी। फिर विदेश जाने की क्या बात करती है? शहर में रहने लायक लड़का भी नहीं मिलेगा। ये सब छोड़, अब समझदारी इसी में है कि किसी ऐसे लड़के से शादी कर ले जो अच्छी कमाई करता हो, जिसकी अच्छी नौकरी हो। फिर शादी के बाद तू किसी तरह उसे मैनिपुलेट करके फॉरेन ले जाना। और इत्तेफाक से पंकज किया के रिश्ते की बात एक इंजीनियर से करता है और लड़के वाले फौरन राजी हो जाते हैं और दुल्हन बनकर किया करण के घर चली जाती है। धूमधाम से किया की शादी होती है। अपनी बेटी को विदा होता देख एक बार के लिए पंकज को भी लगता है कि किया के सर से विदेश जाने का भूत उतर चुका है, पर वो कहाँ जानता था कि किया तो किया है। अपनी सुहाग रात के दिन किया करण से कहती है, तो हम हनीमून पर कहाँ जा रहे हैं करण? लंदन, पेरिस? शादी के फंक्शन के लिए तो मैं पहले ही ऑफिस से 4 दिन की छुट्टी ले रखी थी। अभी तो मुझे हनीमून पर जाने के लिए छुट्टी मिल ही नहीं सकती बेबी। पर हाँ, 1 महीने के बाद हम जरूर हनीमून पर जाएंगे, जहाँ भी तुम्हारा मन हो। वही तो फर्क है। देखो अभी हम यहाँ तो हैं, हनीमून के लिए कहीं जाने के लिए खर्च करना पड़ता, पर वही अगर हम फॉरेन में होते तो कमरे से बाहर निकलते ही जन्नत मिल जाती। कोई टेंशन ही नहीं। यूएस, लंदन में रहने के बाद किसी ही कहीं जाने का मन करेगा, सारे खर्चे तो ऐसे ही बच जाएंगे। ये सब ना बोलने की बातें किया, सभी को दूर की चीजें अच्छी लगती है। करण किया की बात को ज्यादा ध्यान ना देकर आराम से सो जाता है। अगली सुबह सुमित्रा 2 कप चाय लेकर अपने बेटे बहू के कमरे में आती है। मम्मी जी, आपको आने की क्या जरूरत थी? ओह, सुबह के 8 बज गए, मुझे पता ही नहीं चला। अरे कोई बात नहीं बहू, कल ही तो तेरी शादी हुई है, थक गई होगी, आराम कर और ये चाय पी। पता है बेटा, जब मैं शादी होकर आई थी ना, तो पहली रात तो मुझे वक्त का पता ही नहीं चला, न जाने कैसे वक्त निकल गया। जब सवेरे आंख खुली तो सूरज सर पर चढ़ाया था और सुबह 10 बजे सभी के सामने शर्माते शर्माते कमरे से बाहर निकलना पड़ा था मुझे। क्या दिन थे वो भी सुमित्रा जी। बस मेरी मम्मी को कंपनी मिल गई, अब टेंशन नहीं है। तुम दोनों सास बहू बात करो, मैं ऑफिस निकलता हूँ। रेडी रहो बहू, अब ये पुराना टेप रिकॉर्डर नॉन स्टॉप चलेगा। सीधी पत्नी मिल गई है तो जबान निकल रही है इनकी, देख रही है ना बहू तो। पापा आप भी क्या मम्मी को छेड़ रहे हैं? वो सब चोरियां मम्मी आप मुझे बताना, फिर क्या हुआ? किया को ऐसी सास मिली थी जो उसे अपनी बेटी की तरह रखती थी। दोनों सास बहू एक ही दिन में इस तरह घुल मिल गई थी कि लगता ही नहीं था कि वो दोनों सास बहू हैं। रात के वक्त करण ऑफिस से लौटता है। आजा मेरा राजा बेटा, कितना थक गया है। बेचारे को शादी के दूसरे दिन ही ऑफिस जाना पड़ गया। ये ऑफिस वाले ना मुँह मरते भी नहीं है, जरा सी दया नहीं आई मेरे बेटे पर। हाथों की मेहंदी अभी उतरी नहीं और अभी ही बुला लिया। इतनी फिक्र कभी हमारी भी कर लिया कीजिए सुमित्रा जी। काम तो काम है ना मम्मी, उन्हें क्या मतलब है? मेरी शादी हो, मेरा बच्चा, ऑफिस तो पहुंचना ही पड़ेगा। वही अगर ये आउट ऑफ इंडिया काम कर रहे होते ना तो ये प्रॉब्लम नहीं होती। क्या मजाक करियो किया, यहाँ खर्चे कम है क्या? पहले कम से कम हाथ में 10 लाख रुपए चाहिए, तब तो वहां पर किसी तरह पैर टिका सकता है आदमी, और वो पैसे बिना फट से उड़ जाएंगे। उसके बाद क्या? अरे बाहर यहाँ के मुताबिक 10 गुना ज्यादा पैसे मिलते हैं, ऊपर से इतना वर्कलोड भी नहीं होता, पैसे खत्म नहीं होंगे बाबा। और मम्मी आपकी बेटी को इतना काम भी नहीं करना पड़ेगा, पर इसे कौन समझाए?
आप ही समझाइए ना, मेरी तो सुनते नहीं है। किया हर वक्त अपने पति का माइंड मैनिपुलेट करने की कोशिश करती रहती। उसी रात जब किया किचन का काम खत्म करके अपने कमरे में जा रही थी, तभी उसके फोन पर प्रीति का कॉल आता है। क्या हुआ? कब जा रहे हो तुम दोनों विदेश? इतने दिन हो गए, कोई और बात है क्या? क्या बताऊं मम्मी, यहाँ तो दाल गल ही नहीं रही। अब तो बार बार बोलने में मुझे भी ठीक नहीं लगता। देख ले बेटा, रोज बोलते रहना ही होगा। किसी भी वक्त तूने अगर टॉपिक को छोड़ा तो ये लोग ना तेरी बात को हवा कर देंगे। करण नहीं पिघल रहा तो अपनी सास पर फोकस कर। अगर तेरी सास मान गई तो करण को मानना ही पड़ेगा। बाकी अगर कोई कसर रही तो तू अपने 2 आंसू निकाल देना बेटा। पता नहीं कैसे तुम्हारे पास हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन होता है मम्मी। ठीक है, तो फिर मैं कल ये शस्त्र भी चलाकर देख लेती हूँ। अगली सुबह किया अपनी सास को जाकर जगाती है। फिर दोनों सास बहू मिलकर गप्पे लड़ाती हैं। मम्मा डार्लिंग, आज मैं सोच रही थी क्यों ना हम दोनों एक से कपड़े पहनकर बाहर शॉपिंग पर चले। अरे ना बाबा ना, तू तो जीन्स सूट सब पहन लेती है। मैंने जीवन में साड़ी के अलावा कुछ नहीं पहना बेटा। शादी के पहले भी ना मेरे मायके में बहुत कायदा था। हम हमेशा फुल बाजू का शर्ट और नीचे लंबा सा स्कर्ट पहनते थे। मजाल है शरीर का कोई भी हिस्सा दिख जाए। तेरे नाना ससुर ना बहुत कड़े मिजाज के थे। अब पूरा जीवन ही ऐसे नए फैशन के कपड़े पहने नहीं, तब बुढ़ापे में क्या पहनूं। अच्छा देख, बातों में कितनी देर हो गई, मैं नहाने जाती हूँ, सारा काम बाकी पड़ा है। सुमित्रा बाथरूम में नहाने जाती है और गलती से अपने कपड़े ले जाना भूल जाती है। बाथरूम के अंदर से सुमित्रा जोर जोर से अपनी बहू को आवाज लगाती है। अरे बहू, मैं गलती से अपनी साड़ी लाना भूल गई, जरा पकड़ा दे तो। अभी लाई मम्मी। और शैतानी से किया अपनी सास को लॉन्ग स्कर्ट और टॉप दे देती है। अरे बहू, मैंने तुझसे साड़ी मांगी थी, ये क्या दे दिया तूने? ये पहनकर मैं बाहर कैसे आऊं? वो तो आप समझो मम्मी, अगर बाहर आना है तो इन्हीं कपड़ों को पहनकर आना पड़ेगा। और बेचारी सुमित्रा को स्कर्ट और टॉप पहनकर बाहर आना पड़ता है। शर्माती हुई सुमित्रा किसी तरह बाहर आती है। ओह माय गॉड मम्मी, आप कितनी कूल लग रही हो। आपको ना ऐसे ही कपड़े पहनने चाहिए। तू पागल हो गई है क्या बहू? लोग क्या कहेंगे? वही ना मम्मी, अगर आज हम विदेश में होते तो आपको इस बात की फिक्र नहीं होती कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि वहां पर तो किसी को मतलब ही नहीं है कोई क्या कपड़े पहन रहा है क्या नहीं। सब अपनी मर्जी से अपनी लाइफ जीते हैं। यहाँ दिन भर करण को काम करना पड़ता है। कल रात तो वो 3 बजे तक काम कर रहा था। कहाँ वो किसी विदेशी कंपनी में नौकरी ले लेता। वहाँ का तो टाइम भी फिक्स होता, सुबह 10 बजे जाओ और अपने वर्किंग आवर्स पूरे करके वापस आ जाओ। ऊपर से वीकेंड पर छुट्टी मिलती है, सो अलग। बड़े सपने थे मेरे कि पहले करण जाकर बाहर सेटल हो जाएगा, फिर उनके खाने पीने की देखभाल करने के लिए मैं चली जाऊंगी और फिर हम धीरे धीरे आपको वहाँ से पैसे भेजने लगेंगे। फिर जैसे ही उनका प्रमोशन होगा आपको और पापा को भी वहाँ बुला लेंगे। कितना सही होता ना, पूरा परिवार हमारा एक साथ फॉरेन में सेटल हो जाता। अपनी माँ की बात मानकर किया पूरी दोपहर अपनी सास को विदेश जाने के फायदे बताती रहती है। शाम के वक्त दोनों साथ में तैयार होकर बाहर गोलगप्पे खाने जाते हैं। समझ नहीं रही हो मम्मी, कितने फायदे हैं विदेश जाने के। पिछले 15 मिनट से देख रहा हूँ मैडम, अब विदेश जाने के फायदे गिनाती जा रही है आंटी जी को। पर विदेश में क्या मिल पाएंगे आपको ऐसे गोलगप्पे? एक बात तो ये है कि ये मजा ना बाहर ना मिलने वाला। ना सड़कों पर इधर उधर घूम पाओगे, ना चाट पकोड़े खा पाओगे। और इस उम्र में आंटी जी एक घर में बंद बड़ी बड़ी परेशान नहीं हो जाएगी क्या? अरे इसी उम्र में तो चाहिए होता है कि आसपास के लोग जो सुख दुख बांटे, है कि नहीं आंटी जी? सच कहा ना मैंने। गोलगप्पे वाली की बात सुनने के बाद किया बिल्कुल भी फॉरेन जाने की बात नहीं करती। प्रीति जब भी उसे कॉल करती वो हर बार इस टॉपिक को अवॉइड करने लग जाती, जिस कारण एक दिन प्रीति खुद उसके ससुराल आ जाती है। क्या हुआ किया? एकदम सुस्त पड़ गई है तू। क्या हुआ तेरे सपने का? रसोई में बर्तनों के साथ अपने सपने भी धो दिए क्या तूने? मुझे लगा ही था तू सबकी बातों में आ जाएगी। अरे बेटा, अभी 1-2 साल सब ठीक लगेगा, पर असली अफसोस तो तुझे उसके बाद होना शुरू होगा। तब कहाँ जाएगी तू? हाँ, कहाँ जी धराएगी? मम्मी क्या हुआ, नहीं समझ रहा? मैं करण से बात करूँ बेटा? नहीं मम्मी, वो बात नहीं है। बाहर घूमने तक का तो ठीक है, पर मैं अब खुद भी फॉरेन शिफ्ट नहीं होना चाहती। मुझे इस परिवार को छोड़कर कहीं नहीं जाना, और वैसे भी बहुत कुछ देखना पड़ता है मम्मी, बहुत कुछ। वो तो मेरी जिद और मेरी नादानी थी जो मुझे धीरे धीरे अब समझ में आ रहा है।
क्या? अब नहीं जाना तुझे विदेश? ठीक है भाई, अब ऐसी बात है तो मैं भी क्या बोलूं, जैसी तेरी मर्जी। और उसी वक्त इत्तेफाक से दरवाजे पर करण आ जाता है और सारी बात सुन लेता है। वो क्या है ना आंटी, आज से कुछ 5 साल पहले जब मेरी प्लेसमेंट हुई थी, मुझे बाहर की ही कंपनी मिली थी। मैं चाहता तो अपना देश छोड़कर बाहर जा सकता था, पर फिर मैंने सोचा कि मेरे बूढ़े माँ बाप का क्या होगा। धीरे धीरे उनकी उम्र बढ़ेगी और अगर मैं यहाँ रहूंगा ही नहीं तो उनका ख्याल कौन रखेगा। जब मुझे उनकी ज़रूरत थी तो वो मेरे साथ थे, और अब जब उन्हें मेरी ज़रूरत होगी तो मैं यहाँ रहूंगा ही नहीं। इसलिए मैंने सोचा कि मैं जो काम करूंगा यहीं से करूंगा, क्योंकि तभी तो मैं अपने माँ बाप का ख्याल रख पाऊंगा। किया भी तो आप लोगों की इकलौती बेटी है। आज आपका मन किया उसे मिलने का तो आप यहाँ आ गई, पर वहीं अगर हम यहाँ रहते ही नहीं तो कैसे मिलती आप अपनी बेटी से। किया यहाँ रहेगी तो पापा से, आपसे मिल सकेगी, आपका ध्यान रख सकेगी, और हम दोनों अगर फॉरेन शिफ्ट हो गए तो आप लोगों का क्या होगा। अपने दामाद की बात सुनकर प्रीति की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो अपना हाथ अपने दामाद के सर पर फेरते हुए कहती है, ये तो मैंने सोचा ही नहीं बेटा, तू तो बड़ा समझदार निकला। वैसे अगर कोई बाहर शिफ्ट नहीं हो रहा तो क्या हुआ, हम अगले महीने की विदेश की एक ट्रिप तो कर ही सकते हैं। इसी बहाने मैं भी विदेश घुमाऊंगी। ये हुई ना बात मम्मी जी। और करण और प्रीति अपने हनीमून में अपने पूरे परिवार वालों के साथ विदेश यात्रा पर निकल जाते हैं और एनआरआई बहू पूरी तरह देसी बहू बन जाती है। ये देखो, ऐसा ऐसा लड़का चाहिए मुझे, जिसकी आंखें एकदम इस चाकू की धार जैसी शार्प हो, जो सेटल हो, जो इस देश का नहीं बल्कि बाहर का हो। और अगर ये सारी क्वालिटीज ना हो ना उसमें, तो मुझे कभी भी किसी से शादी ही नहीं करनी। जिंदगी भर कमार ही रह लूंगी मैं। हाँ, अरे इससे अच्छा तो हवाई जहाज से ही ब्याह रचा ले, क्योंकि ऐसा लड़का मिलना तो मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। क्यों भाई, नामुमकिन क्यों? अरे इकलौती बिटिया रानी है हमारी। रश्मि बेटा, तुम बेफिक्र रहो, हम तुम्हारी फरमाइश पर गौर जरूर फरमाएंगे। ये है रश्मि, जिसकी चाहत सिर्फ एक ही बात में बसती है, एक ऐसे लड़के से शादी करना जो बहुत बड़ा बिजनेसमैन हो और बाहर का हो। उसके माता पिता इंदु और राजेंद्र इस बारे में कई बार सोच चुके हैं, कई रिश्तों की तलाश भी की, लेकिन उन्हें कहीं कोई ढंग का रिश्ता मिलता नहीं। एक दिन एक ऑनलाइन शादी के ऐप के जरिए पता चलने पर नैतिक नाम का एक लड़का और उसका परिवार रश्मि के परिवार वालों से मिलने और उनके घर रश्मि का हाथ मांगने आते हैं। नैतिक की माँ बीना रश्मि को देखकर बोल उठती है, हाय हाय, फोटो पर जैसी देखी थी ये तो उससे भी अति सुंदर है। वाह वाह वाह, इंदु जी, राजेंद्र जी, अगर आपकी बेटी रश्मि मेरी बहू बनेगी ना तो ये मेरे लिए काफी सौभाग्य वाली बात होगी। और मेरे लिए भी। जी जी जी, आपके बेटे नैतिक के बारे में आपने चैट पर बताया था कि ये एनआरआई। तभी नैतिक के पिता घनश्याम बीच में बोल पड़ते हैं, जी जी जी, नैतिक अभी अभी कंपनी की तरफ से अमेरिका जा रहा है। वाह वाह, ये तो बहुत ही बढ़िया बात हुई। तो फिर हमारी तरफ से तो हाँ है, आपकी तरफ से? क्यों रे फूलों की कली, क्या है तेरे दिल में? मुझे ऐसा लड़का ही तो चाहिए था, मेरी तरफ से भी हाँ है। ठीक है ठीक है, तो बीना जी, घनश्याम जी, हमारी तरफ से भी हाँ है। 1 हफ्ते में ही शादी का शुभ मुहूर्त है, फिर ठीक 3 महीने बाद का योग है, इसलिए हमें बच्चों की शादी 1 हफ्ते में ही करानी होगी। जी जी जी, शुभ काम में वैसे भी देरी नहीं करनी चाहिए। रश्मि और नैतिक की शादी हो जाती है और शादी के बाद ससुराल में गृह प्रवेश करने पर पहले ही दिन रश्मि एक ऐसे राज से रूबरू होती है जो उसके सपनों को पूरी तरह चूर चूर करके रख देता है। वो नैतिक को अपने एक दोस्त से फोन पे बात करते हुए चुपके से सुन लेती है। क्या बताऊं यार, हालत खराब हो रखी है। अबे बिरबल के भूत, भूल गया क्या? मेरी वो पुरानी नौकरी छूटे हुए अरसा हो गया, और ऊपर से मैंने अपनी पत्नी से ये झूठ कह रखा है कि मैं एक एनआरआई हूँ। अभी तो फिलहाल मैं पापा के बिस्किट कंपनी का काम संभाल रहा हूँ, बट आई रियली नीड टू फाइंड अ जॉब जल्द से जल्द।
अपना पति एक एनआरआई नहीं है। इस बात को सुनकर रश्मि एकदम स्तब्ध और हैरान रह जाती है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो कमरे के अंदर आकर गुस्सैल आंखों से नैतिक को देखती है। वो रश्मि, दरअसल वो आपने सुन लिया? हाँ, मैंने सब सुन लिया। काश कि ये सब सुनने से पहले मैं बहरी हो जाती, लेकिन अच्छा हुआ शादी के पहले दिन ही ये राज मेरे सामने आ गया, वरना अपने छल के चक्रव्यूह में न जाने कब तक तुम और तुम्हारा ये बेवकूफ परिवार मुझे उल्लू बनाता रहता। लेकिन मेरी बात तो सुनो। अरे क्या क्या सपने संजोए थे मैंने कि मेरा एक एनआरआई ससुराल होगा, हम सब अमेरिका के फेमस ब्रिज पर एक साथ फोटो खींचेंगे और मैं उसे अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर डालूंगी और अपनी सहेलियों को जलाऊंगी। एक एनआरआई पति के ख्वाब बुने थे मैंने, लेकिन यहाँ तो मैंने एक बड़े से पियानो का ख्वाब देखा और मुझे मिला क्या? एक फटा हुआ ढोल। मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना। अरे शादी में तो बिल्कुल नहीं रहना। तलाक चाहिए मुझे तुमसे। तलाक तलाक तलाक। ओके ओके ओके, आप चिंता मत कीजिए, मैं तुरंत ही वकील करता हूँ हमारे लिए और डिवोर्स की प्रोसीडिंग्स शुरू कराने के लिए कहता हूँ जल्द से जल्द। ब्लडी फुल, खामखा मेरी लाइफ की ऐसी की तैसी करके रख दी। रश्मि तकिया उठाती है और नैतिक के मुंह पर फेंकती है। जाओ यहाँ से, लीव मी अलोन। रश्मि काफी दुखी और परेशान सी हो जाती है। वो सोचती है, अगर मैंने मम्मा और पापा को इस सच के बारे में बताया तो बेफिजूल में वो दोनों टेंशन ले लेंगे। इतना बड़ा धोखा खाकर मुझे ही 100 वर्ल्ड का झटका लगा है, तो उनका तो क्या हाल होगा। घर जाऊंगी और उन्हें सदमा लगा तो इससे बेहतर तो ये होगा कि मैं कुछ दिन यहीं रुक जाती हूँ जब तक कोर्ट कचहरी और तलाक ना हो जाए। रश्मि कुछ दिन अपने ससुराल में रहने का फैसला करती है, लेकिन ससुराल में रहना इतना भी आसान साबित नहीं होता। एक दिन, अरे ओ रसमलाई, किधर रह गई? कुएं से पानी निकाल रही है या फ्रिज से? एक गिलास पानी लाने के लिए 1 सदी बिता देगी क्या करंजली? ये लो और बुझाओ अपनी जलती हुई प्यास। और ये क्या रसमलाई रसमलाई लगा रखा है जब से मैं आई हूँ? मेरा नाम रश्मि है, रश्मि। और आपने रिश्ता पक्का करते वक्त झूठ बोलकर हाथ मांगा था, तब तो बड़ा जुबान पर गुड़ रखकर बात कर रही थी। और अब मेरे यहाँ आते ही शुरू हो गया करमजली कलमुही एंड ऑल, हैं? ए लड़की, ज्यादा बकर बकर ना कर। तू दूध की तरह गोरी चिट्टी है, इसलिए रसमलाई कहकर पुकार रही हूँ प्यार से। रश्मि को और कैसे पुकारूं? रस्सी? और वैसे भी हमने झूठ की बुनियाद पर ये शादी कराई, लेकिन शादी का आधे से ज्यादा खर्चा तो हमने ही किया ना। अरे तेरे मायके वालों की हैसियत से तो ज्यादा ही पैसे हैं हमारे पास। पहले खुद को बदलो, फिर निकलो एनआरआई ससुराल ढूंढने। आए बड़े। अच्छा, दिखा दिया ना आपने अपना असली रंग, तो क्या नकली रंग दिखाऊंगी? हैं? बात करती है। चल चल, अब जाकर रोटियां बना। और हाँ, गुब्बारे की तरह फूलनी चाहिए रोटियां, कच्ची तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तलाक होने तक तो इस घर की बहू और ये घर तेरा ससुराल है, इसलिए बहू की तरह या नौकरानी की तरह रह, समझी? तुझे जो समझना है समझ सकती है, और हमारे हुक्म को अपने सर आंखों पर बिठाना होगा। तभी वहां पर नैतिक और घनश्याम जी आ जाते हैं। नैतिक जोर से बीना को कहता है, बस माँ, और कितने ताने कसोगी आप रश्मि को? आपकी नौकरी है वो, समझी ना आप? हाँ बीना, क्यों अपनी एनर्जी वेस्ट कर रही हो इस बदतमीज बहू के पीछे? और वैसे भी एक बात क्लियर करनी थी तुमसे रश्मि बहू, ये नैतिक वो तो तुम्हें सारा सच बताने ही वाला था, लेकिन वो हम ही थे जिन्होंने इसे ये करने से रोका। सीरियसली पापा जी, मम्मी जी, आपने और नैतिक ने मिलकर मुझे और मेरी फैमिली वालों को धोखा ही दिया है। अब इस बात पर कितना भी अच्छी बातों का पेंट ब्रश घुमाते रहिए, इससे ये बुरी पेंटिंग और अच्छी नहीं बन सकती। रात में
नैतिक अलग कमरे में सोने जाता है और रश्मि अलग कमरे में। जब रश्मि सो जाती है तभी नैतिक वहां आकर रूम का एसी ऑफ कर देता है, रश्मि पर कंबल ओढ़ा देता है और बेड के नीचे मच्छर का कोयल भी जला देता है और वहां से चला जाता है। उसके जाते ही रश्मि अपनी आंखें खोलकर देखती है। ये सच में कितनी केयर कर रहा है, या फिर ये सब ढोंग और दिखावा है, या इनका कोई और ड्रामा। अगले दिन बीना की सहेलियां घर पर उससे मिलने आती है। तभी वो रश्मि को देखकर कहती है, ओए होए, किन्नी सोनी कुड़ी लाई हो अपने नैतिक के नाल। वाकई में दिवाली का झालर भी फेल है तुम्हारी बहू के सामने बीना बहन। अरे धन्यवाद धन्यवाद। बीना मन ही मन कहती है, अब इन्हें क्या बताऊं कि बहू और बेटे का तो तलाक भी फाइनल हो चुका है। खैर, जब तक ये निकम्मी यहाँ है, इससे अच्छे से सारा काम करा लेती हूँ। फिर इसके जाने के बाद ही नई नौकरानी को फायर कर दूंगी। अरे रे, क्या बक रही हूँ मैं, हायर कर लूंगी। हाँ, बीना रश्मि से घर के सारे काम कराती है और काम के ओवरलोड के कारण रश्मि सास से कहती है, मम्मी जी बस, अब बचा हुआ काम मैं कल कर लूंगी, आज की मेरी बैटरी डाउन हो गई है। अरे ऐसे कैसे? नहीं नहीं नहीं, अभी तो और 10 कपड़े धोने हैं। शाम का पूजा का भोग तैयार करना है, सारी खिड़कियां साफ करनी है, मेरी अलमारी, स्टोर रूम और छत भी तो साफ करनी है। नहीं नहीं नहीं, अगर नहीं करेगी ना काम तो चुपचाप अपना बोरिया बिस्तरा बांध और चलती बन यहाँ से। अब क्यों ऐसा दुर्व्यवहार कर रही है मेरे साथ मम्मी जी? अरे कौन से जन्म का बदला ले रही हो? इतनी बुरी तो टीवी सीरियल वाली वैम्प भी नहीं होती। आप अच्छी तरह से जानती हो ना मेरी मजबूरी, कि मैं मायके क्यों नहीं जा सकती, इसीलिए मेरी मजबूरी का फायदा उठा रही हो ना। अरे तू निकलती है या मैं खुद तुझे अपने इन शुभ हाथों से घर के बाहर निकाल दूं? हैं? रुक जा, तो यही चाहती है शायद से। बीना रश्मि को घर के बाहर धकेल देती है और उतने में वहां पर नैतिक आ जाता है और रश्मि को हाथ देकर उठा लेता है। माँ, आपको मैंने पहले भी कहा था, हालत देख रही हो बेचारी की। अरे बुखार सा लग रहा है, इसके बदन को छू कर तो देखो। किसी की चुप्पी और खामोशी का इतना भी गैर इस्तेमाल नहीं करना चाहिए माँ। जितने दिनों तक ये इस घर में है, उतने दिनों तक आइंदा से अगर आपने इनके साथ बदसलूकी की ना, तो मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। नैतिक को अपने लिए लड़ता देख रश्मि को बहुत अच्छा लगता है। ये सिलसिला यूं ही चलता रहता है। नैतिक हर बार रश्मि के लिए अपने परिवार वालों से लड़ता और उसकी छोटी सी छोटी बात का भी ख्याल रखता। इससे जाने अनजाने में ही सही रश्मि और नैतिक के बीच जो कड़वाहट थी वो अब मिठास में बदलने लगी। एक दिन नैतिक को एक कंपनी में हाई पोस्ट मिलती है और बाहर से कंपनी का बुलावा भी आता है। ये जानकर उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता और वो फूला नहीं समाता। ओहो, फाइनली जो इतनी मिन्नतों से चाहा, आखिरकार वो मुझे मिलने ही वाला है। वहीं दूसरी तरफ ससुराल में रश्मि से मिलने इंदु और राजेंद्र जी आते हैं। रश्मि का उतरा हुआ चेहरा देखकर इंदु उससे कहती है, क्या हुआ रश्मि बेटा, तू परेशान सी क्यों लग रही है मुझे? कोई बात है क्या जो तू मुझसे और पापा से छुपा रही है? नहीं नहीं मम्मा, कोई भी बात नहीं है। अपनी मम्मा से छुपाएगी तू? अब यही सोच रही है ना कि डिवोर्स लूं या ना लूं? ये सुनकर रश्मि एकदम से हैरान और हक्का बक्का हो जाती है। लेकिन आपको कैसे पता चला? बेटा, हमें दामाद जी ने तो सब पहले ही बता दिया था। रश्मि, अगर तू आज अपने पति को छोड़कर आई ना, तो तुझसे बड़ा पागल इस दुनिया में और कोई हो ही नहीं सकता। एनआरआई तो बहुत मिलेंगे बेटा, लेकिन ऐसा पति बहुत मुश्किल से। तेरी उलझन को हम भली भांति समझ सकते हैं बेटा, पर हम तुझे यही कहेंगे कि तू जो भी फैसला लेगी सोच समझकर, दिमाग को ठंडा रखकर ही लेना। हाँ बेटा, हमारा फर्ज और धर्म था तुझे सच्चाई के आईने से मिलवाने का। अब ये तुझ पर है कि तू पैसों को चुनेगी या प्यार और स्नेह को। इंदु और राजेंद्र बहुत समझाते हैं और उनके जाने के बाद रश्मि काफी चिंताग्रस्त हो जाती है और सोच में पड़ जाती है।
अगले दिन जब नैतिक और रश्मि गाड़ी में वकील के पास जा रहे थे तभी रश्मि, एक बात बतानी थी। हाँ जी कहिए। दरअसल वो मुझे हाई पोस्ट मिली है एक कंपनी में, और तो और विदेश से कंपनी का बुलावा भी आया है। लेकिन अब मेरा जाने का मन नहीं है। ये सब मैंने तुम्हारे लिए किया था, इस रिश्ते को बचाने के लिए किया था, लेकिन अब हम इस रिश्ते को ख़त्म ही करने जा रहे हैं वकील के पास, तो अब मैं नहीं जाना चाहता कहीं भी। तभी आंखों में पानी और चेहरे पर मुस्कुराहट के साथ रश्मि बोलती है, मुझे भी नहीं जाना कहीं। अब मेरा भी मन नहीं है, क्योंकि आई एम इन लव विथ यू माय पतिदेव। ये सुनकर नैतिक की खुशी 7वें आसमान पर होती है। सच? हाँ, मैं आई तो थी एक एनआरआई पति, एक एनआरआई ससुराल में घर बसाने, लेकिन पैसों की चाह का पीछा करते करते मुझे तुम्हारी इंसानियत, तुम्हारी दोस्ती और तुम्हारे नेक दिल से प्यार हो गया। दोनों पति पत्नी का जोड़ा बहुत खुश होता है। उन दोनों के बीच सब कुछ ठीक हो जाता है और फिर वो दोनों हनीमून के लिए विदेश भी जाते हैं। बीना और घनश्याम का भी हृदय परिवर्तन हो जाता है अपने बेटे की खुशी देख, और सब एक साथ प्यार और स्नेह के साथ रहने लगते हैं।